अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रेफरेंस की गेम शुरू हो गई है। जिससे बच्चे नहीं खेलते, आओ रेफरेंस खेलें, आओ छुपन छुपाई खेलें। इसी तरीके से हुकूमत और अपोजिशन ने अब रेफरेंस खेलना शुरू करने का प्लान बना लिया है। और हुकूमत की तरफ से इमरान खान, फर्रा गोगी, उस्मान बुज़दार साहब आ गए हैं रडार के ऊपर और उनके खिलाफ रेफरेंसेस की तैयारी की जा रही है। बल्कि इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है कि जनाब इन्होंने तो तुन के रखना है, इनको तो हमने मुकम्मल तौर पर इनकी खींचातानी करनी है। दूसरी जानिब कल रात होता है इमरान खान साहब के जलसे के बाद उनकी कोर कमेटी का इजलास, जहाँ पर दो बातें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को भी मशवरा दिया गया है उनके कानूनी माहिरीन की तरफ से कि जनाब आप भी शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक नहीं दो रेफरेंसेस भेजें और उसमें से एक रेफरेंस होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक, जबकि दूसरा रेफरेंस है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की मौजूदगी में उनका वजारत उज़्मा को संभालना। और उसके लिए कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक अली ज़फ़र साहब और बाबर अवान साहब की ये ड्यूटी लग गई है कि उन्होंने इस रेफरेंसेस को तैयार करना है। तैयार करके इन्होंने कोर कमेटी के हुजूर उसको रेफरेंसेस को पेश करना है और उसके बाद इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद ये रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किए जाएंगे, जहां पर कोशिश की जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब से जान छुड़ाई जाए और उनको ताहयात नाअहल करवाया जाए। जबकि जो सूरत हाल है वो इस हवाले से थोड़ी सी पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है। ये जो रेफरेंस की गेम है ये किस लेवल तक जाएगी और क्या इस रेफरेंस के खेल के अंदर से कोई नतीजा बरामद होगा, इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले वो दूसरी खबर जो कोर कमेटी के हवाले से थी वो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का सबब होगा। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब से उनके दोस्तों, चाहे वो इधर के दोस्त हों चाहे वो उधर के दोस्त हों, दोनों ने उनसे नज़रें चुराने का फैसला कर लिया, बल्कि आंखें फेर ली हैं। यानी शेख रशीद साहब को तनहा छोड़ दिया गया है। अब वो ना इधर के रहे ना वो उधर के रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जलसे के बाद पीटीआई की क़यादत को खाने पर भी इनवाइट किया था। बनी गाला इमरान खान साहब ने इनवाइट किया, रोटी थे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उस रोटी की दावत में शेख रशीद साहब को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। बल्कि वो जो कॉन्वॉय जा रहा था बाद में जलसे के बाद पीटीआई की लीडरशिप का, जिसके अंदर परवेज़ खटक साहब मौजूद थे, जिसके अंदर असद उमर साहब मौजूद थे, जिसमें आमिर कियानी साहब मौजूद थे और दीगर शख्सियात मौजूद थी, उस कॉन्वॉय में भी शेख रशीद अहमद साहब को पीछे छोड़ दिया गया। और जैसे ही वो कॉन्वॉय एंटर होता है शेख रशीद अहमद साहब की गाड़ी बैरियर पे ही रुक जाती है और फिर वहाँ से उनको बताया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द प्रीमिसेस। और उसके बाद वो जनाब गाड़ी मोड़ते हैं और सर झुका के वापस चले जाते हैं। बल्कि अगर आप कल के जलसे में शेख रशीद अहमद साहब की तकरीर देखें तो वो भी मिन्नतों और तरलों से भरी हुई थी। बल्कि एक मौके पर शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान साहब को 3 मरतबा मुखातब करने की कोशिश की। खान साहब मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुने, खान साहब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, खान साहब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी मरतबा खान साहब ने उनकी तरफ रुख फेरा, 3 दफ़ा उनको नज़रअंदाज किया। और उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जनाब ये कौम आपके पीछे खड़ी है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। और फिर उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए हैं और दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यानी आप तो मुझे लिफ्ट करा दें, आपकी वजह से ना मैं इधर कर रहा हूं ना मैं उधर कर रहा हूं। अब ये जो शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त आ चुके हैं ज़ेरे अताब, उसके तो बुनियादी तौर पर जो कसूर है वो शेख रशीद अहमद साहब का ज़ात का भी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि एक झूठ जो है वो एक दफ़ा चल जाता है, 2 दफ़ा चल जाता है, 10 दफ़ा चल जाता है, लेकिन आप हर मरतबा हर एक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और शेख रशीद अहमद साहब की चूँकि मजबूरी है कि उन्होंने दोनों किश्तियों में सवार होना है, दोनों किश्तियों में पैर रखने हैं, ऐसी सूरत हाल में तवाज़ुन कायम रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इधर की यानी पीटीआई की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, गेट नंबर 4 की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, और इसके दरमियान फंसे हुए हैं शेख रशीद अहमद साहब। और शेख रशीद अहमद साहब की चूँकि ड्यूटी थी कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को लीक करना है, और जब पीटीआई ने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को महसूस किया, और ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब की हदायत पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ न सिर्फ राब्ते में थे बल्कि उनसे मुलाकातें भी कर रहे थे, शेख रशीद अहमद साहब ने एक अहम मुलाकात से 24 घंटे पहले एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ कर दिया कि कल परवेज़ खटक साहब जाके मुलाकात करने वाले हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि उनके टॉप लेवल पर जाके किसी से मुलाकात हो, दूसरे दर्जे के ऊपर भी जाके मुलाकात हो सकती है। और चूँकि वो इदारा एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है और वहाँ पर किसी भी जिम्मेदार के साथ बात करने का मकसद ये है कि आपकी बात ऊपर तक पहुँचेगी, ये शेख रशीद अहमद साहब ने कह दिया। जिसके बाद परवेज़ खटक साहब की वो मुलाकात कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी और फिर परवेज़ खटक साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर शेख रशीद अहमद
अहमद साहब को ये पैगाम भेजा, बल्कि फ़ोन किया और फ़ोन करके उनसे कहा कि यार तू बाद आ जा, अदरवाइज़ ये आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। फिर उन्होंने इमरान खान को भी बताया कि यार वो बाकी जो बातें सारे लोग करते थे वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, शेख रशीद अहमद साहब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर रहे हैं और उनकी वजह से ये जो हमारा अभी तक डेडलॉक है ये ख़त्म नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने एक मुलाकात की पहले ही मुखबरी कर दी। और फिर शेख रशीद अहमद साहब का आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले टीवी इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि मुझे परवेज़ खटक ने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि यार ज़रा होश कर, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो, मुझे कम से कम इन मामलात में अपनी पॉलिटिक्स में मुझे ना घसीटो। यानी इस लेवल पर जब सूरत हाल आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब किस तरीके से अपनी जो जगह है PTI में और इमरान खान साहब के सामने वो बरकरार रख सकेंगे। कल भी जो उनकी रैली निकली है परसों सॉरी, उस रैली में भी जो शेख रशीद अहमद साहब हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो रहमानाबाद से चढ़ जाएं इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर, बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वहाँ पर कुछ इतनी ज़्यादा उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि शेख रशीद अहमद साहब स्टेज पर चढ़ने और ख़िताब करने में कामयाब हो गए। अलबत्ता इस मरतबा उनके और इमरान खान साहब के दरमियान जो कुर्सियों का फासला था वो बहुत ही ज़्यादा था। अलबत्ता पहले तो ऐसे होता था ये इमरान खान साहब बैठे हैं, ये शेख रशीद बैठे हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि PTI ने शेख रशीद अहमद साहब से कुछ दूरियां इख्तियार कर ली हैं, जबकि दूसरी तरफ के भी हालात कुछ इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। वो भी अब आकर मीडिया पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि शेख रशीद अहमद साहब इदारे के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, लिहाजा उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इदारे की बिहाफ पर किसी किस्म की कोई बात कर सकें, कोई राय दे सकें या इस तरह का तासुर दे सकें कि वो इदारे के अंदर पाई जाने वाली सोच की अक्कासी कर सकते हैं। बल्कि अभी जो रिसेंट उन्होंने टीवी इंटरव्यू दिया है मालिक साहब को, उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने इस बात का इशारा किया कि मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं इमरान खान की वजह से, क्योंकि वो मुझे यकीनी तौर पर उनकी ये ख्वाहिश होगी कि शेख रशीद अहमद साहब इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। और क्योंकि आपको पता है हल्के की सियासत करनी है, अब ये तो नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान वो जो है शेख रशीद अहमद साहब उनको 70-80 हज़ार वोट दिलवा दें। और शेख रशीद अहमद साहब के लिए ज़रूरी है कि वो इमरान खान साहब का वोट बैंक अपनी सीट हासिल करने के लिए यूटिलाइज करें, और वो इस वक्त वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनके साथ कुटी कर ली है और इमरान खान साहब की भी तकरीबन हो चुकी है कुटी, जिसकी वजह से शेख रशीद अहमद साहब ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। इधर के दोस्तों ने भी आंखें फेर ली हैं, उधर के भी दोस्तों ने आंखें फेर ली हैं, जिसकी वजह से शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त जिसे कहते हैं ना तत्ते तवे पे बैठे रहते सर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। अब वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने पर आमादा नहीं है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन भी इमरान खान साहब तक पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो फ्लैक्सें लगवाई जा रही थी उसके अंदर भी राशिद शफीक साहब जो शेख रशीद अहमद साहब के भतीजे हैं और ख़ुद शेख रशीद अहमद साहब ये मुलव्वस थे, और इन्हीं के जो करीबी लोग हैं वो इमरान खान साहब के जलसे की फ्लैक्सें हटा रहे थे और उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर मबनी जो फ्लैक्सेस थी वो लगवा रहे हैं। अभी इसका वीडियो एविडेंस भी मौजूद है हसास इदारों के पास, उनका ये दावा है कि साढ़े को चीज़ें मौजूद ने। अब यकीनी तौर पर अगर ये चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक भी मौजूद है तो ये इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक भी पहुँच चुकी होगी। यानी शेख रशीद अहमद साहब के लिए अभी फ्यूचर पॉलिटिक्स में खड़े रहना मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा आसान काम नहीं है। हो सकता है PTI उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दे, लेकिन जो दूरियां उनकी डेवलप हो चुकी हैं इमरान खान साहब से वो इतनी जल्दी अब ख़त्म होने का उसका इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी इमरान खान साहब को टाइट करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जो जलसा उन्होंने किया उस जलसे के अंदर जिस तरीके से उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया और उससे पहले भी वो जिस तरीके से बातें हैं, कल तो उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा बातें की। उनका जनाब करप्शन का ख़त्म करने का ठेका कि मकल्ले ही चुकले है। वो तमाम लोग जो इस वक्त लेके आए हैं इनको वो नहीं देख रहे कि हमने किस तरह करप्ट टोले को जो है मुसल्लत कर दिया है। उनको भी सोचना चाहिए, यहाँ पर नहीं तो अल्लाह तो उनसे ज़रूर पूछेगा। यानी इस किस्म की अगर वो दुहाइयाँ देंगे तो फिर उसका जवाब आएगा, और उसका जवाब आया कोकीन का। अब मतलब अता ताड़र साहब ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने
इमरान खान साहब के ऊपर कोकीन का इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब वो कोकीन जाती है बनी गाला में, कोकीन इस्तेमाल होती है बनी गाला में और जेल के अंदर कोकीन नहीं मिलेगी। इस किस्म की उन्होंने बातें की जिस पर पीटीआई की तरफ से फिर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया। फिर वो आपको पता है फिर ये जो वॉर ऑफ टंग है ये अगर शुरू हो जाए फिर कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। खैर मामला कुछ ये है कि हुकूमत ने भी अब इमरान खान साहब को स्क्रू करने का, उनको टाइट करने का फैसला किया। अगरचे ये फैसला पहले भी कई मरतबा हो चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी इस बात का इज़हार किया कि जनाब मैं तो काबीना को कह चुका हूँ कि इसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब काबीना जिस दिन इसकी मंजूरी देगी अगले ही दिन हम बगावत का ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लेंगे बल्कि इमरान खान साहब को चुक भी लाएंगे। अब ये इस किस्म का उनका रद्द-ए-अमल है। लेकिन जो रेफरेंसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ और फ़राह गोगी साहिबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं इन पे तेज़ी लाने का भी फ़ैसला कर लिया गया है और फ़राह गोगी के रेड वारंट्स भी जारी करने का हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द जो फ़राह गोगी साहिबा के रेड वारंट जारी करेंगे और उनको इंटरपोल के ज़रिए अब पाकिस्तान लेके आएंगे। और ना सिर्फ उनको लेके आएंगे बल्कि उनके जो शौहर है एहसन जमील गुजर साहब उनको भी वतन वापस लेके आएंगे। और उनका ये भी दावा है कि फ़राह गोगी की जो भी डील है वो 50 करोड़ रुपए से कम नहीं है और ये जो डील्स हैं इसका नतीजे में जो मनी ट्रेल है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जाती है बनी गाला तक। लिहाजा अगर फ़राह गोगी साहिबा को स्क्रू किया जाएगा तो फिर उसके नतीजे में जो इमरान खान साहब हैं या उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी रडार पर आ जाएंगे। इसी तरीके से उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है और उस्मान बुज़दार साहब के एक मुबैना फ्रंट मैन का इंकशाफ हुआ है जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए लेकर भर्तियाँ कराई हैं। ये हर एक बंदे ने न सिर्फ भर्तियों का ही काम शुरू किया हुआ था, फ़राह ने भी भर्तियों का काम शुरू किया हुआ था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स उसकी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती थी, जो खबरें खुद हुकूमती हल्कों की तरफ से सामने आ रही हैं। और हर एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अगेंस्ट पैसे लिए जाते थे। ओन चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि रात को बनी गाला में ख्वाब आता था, सुबह ईवान वज़ीर आला में बैग आ जाता था, फिर वो बैग जो है फ़राह साहबा के पास जाता था और फिर फ़राह साहबा उसको लेके आगे कहीं मुंतकिल कर देती थी। अब ये एक उस्मान बुज़दार साहब के कज़न हैं फ़याज़ बुज़दार साहब और उनके ऊपर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जनाब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मनमानियाँ की हैं, भर्तियाँ कराई हैं और वहाँ पर कई जो टीचर्स हैं और मुलाजमीन हैं उनको भर्ती किया गया है और सीनियर प्रोफेसर्स को नज़रअंदाज करा के जूनियर्स को प्रो वाइस चांसलर्स लगवाया गया है। और उस्मान बुज़दार साहब को ये भी बताया गया कि जूनियर जो थे डॉक्टर सलीम मदर साहब उनको भी प्रो वाइस चांसलर लगवाया गया। इस किस्म की कोई लिस्टें आ रही हैं जिस पर हुकूमत ने उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ एक और इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। इसी तरीके से एक जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने रेफरेंस एक बनाया है और वो भिजवा दिया है स्पीकर नेशनल असम्बली को ताकि वो जो रेफरेंस है वो भिजवा सकें इलेक्शन कमीशन में। और इस रेफरेंस में तोशा खाना से मुतल्लिक जो अमूर हैं और जो इमरान खान साहब ने तोशा खाने के साथ किया था 120 तहाइफ के साथ, उसका मुकम्मल तौर पर डिटेल्स हैं जिसके साथ उनका ये कहना है कि इमरान खान की वजह से चीन और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और इमरान खान साहब ने जिस तरीके से ये सारे का सारा मामला चलाया है, जिस तरीके से तोशा खाना के अंदर कार्रवाई डाली है, वो यकीनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो रेफरेंस है वो स्पीकर साहब को भिजवाया गया है और स्पीकर साहब अब उसका जायज़ा लेकर फर्दर कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन में भेजेंगे। इसी तरीके से इमरान खान साहब भी इस मामले पे पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि कोर कमेटी का इजलास किया है और कोर कमेटी के इजलास में ये तजवीज़ पेश की गई है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ जलसे जुलूस भी काफ़ी नहीं है, कुछ और इकदाम भी करने चाहिए। फिर वो जो उनके तहादी जमातें हैं जो इस वक्त नाराज़ हैं उनको भी लूप में लेना चाहिए, उनके साथ भी बात करनी चाहिए, उनके साथ भी राब्ते बढ़ाने चाहिए। और इस वक्त जो हुकूमती तहादी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मिसाल दी गई उसके अंदर वो जो है असलम भुतानी साहब, उनके ख़िताब की बात की गई। फिर MQM के हवाले से बात की गई कि MQM भी इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ है और ये हाई टाइम है कि हम MQM को अपने साथ गुफ्तगू में तो कम से कम इंगेज कर लें। और अगर हम उनको गुफ्तगू में इंगेज कर लेते हैं तो फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसे मौके पर वो हमारा साथ दे भी सकते हैं अगर न्यूट्रल्स रहें। ये काबीना
उसमें जो कोर कमेटी का इजलास है उसमें ये चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। फिर वहाँ पर एक कमेटी बनी है, इमरान इस्माइल साहब की भी एक मुलाकात हुई है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ, और उस मुलाकात के हवाले से इमरान इस्माइल साहब ने इमरान खान को ब्रीफ़ किया है। और उनका ये कहना था कि जनाब MQM टूटी पई है, बस आप ज़रा थोड़ी सी थपकी देंगे, आप अगर कभी कराची का दौरा करें तो MQM वालों के साथ आपकी एक मुलाकात भी अरेंज कराई जा सकती है, और उसके नतीजे में इन हाउस चेंज के ज़रिए भी इस हुकूमत का खात्मा मुमकिन है। और यानी ये वाली जो इन हाउस चेंज है इसके ऊपर भी PTI अब गौर व फिक्र कर रही है, और उनका इस बारे में ख्याल है कि जनाब हम ये टेबल को इस तरह भी टर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तजवीज़ पेश की गई है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा है उसको दर्ज कराया जाए और एक रेफरेंस इस हवाले से भिजवाया जाए, क्योंकि ये PTI का ये मानना है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मुल्की इंतज़ाम है उसको चलाने के लिए एक सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी शख्स से मुआवनत ले रहे हैं, उनसे हदायत ले रहे हैं, जो किसी भी सूरत ना दस्तूरी अमल है और ना ही आइनी और कानूनी अमल है, बल्कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अहम हुकूमती अमूर को डिस्कस करने के लिए गए हैं लंदन, और ऐसा करके वहाँ पर जो स्टेट सीक्रेट्स हैं वो डिस्कस करके उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने अपना जो ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी भी की है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है, ये उनका इल्ज़ाम है। अच्छा, अब ये नहीं पता हमें कि उस मुलाकात के अंदर क्या कुछ स्टेट की कौन से सीक्रेट उन्होंने डिस्कस किए हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो मुलाकात यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात के हवाले से थी, इस बात का फ़ैसला करने के लिए थी कि क्या हमें अभी हुकूमत में रहना चाहिए या हमें नए इलेक्शंस को कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि इस मुलाकात से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि मुस्लिम लीग नून अक्टूबर के अंदर नए इलेक्शंस कराने के लिए गौर कर रही है, और मुमकिन तौर पर लंदन के इजलास में इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। उन्होंने यानी एक बात ख्वाजा आसिफ साहब ने BBC को ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में जब ये बात कर दी, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि नून लीग ये जो PTI है इसकी तरफ से ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी वाला मामला कोई इतना ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि धूल उड़ाना मकसूद होता है, आपको पता है PTI की तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की ही सियासत होती है, और वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत को ही अपने लिए सबसे बेहतर हरबा और टूल को तस्वुर करते हैं, लिहाजा वो ये तमाम हरबे और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरीके से एक और रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए उन्होंने बाबर अवान साहब और अली ज़फ़र साहब को हदायत की है, और उसके अंदर जो नुक्ता उठाया जाएगा वो ये सवाल पूछा जाएगा अदालत उज़्मा से कि जनाब क्या एक सज़ा याफ्ता शख्स या एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम हो, क्या वो मुल्क का वज़ीर आज़म रह सकता है। और ये रेफरेंस भी पेश किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि जनाब ये जो इस वक्त हुकूमत है इसके बारे में ये बात सामने आई है, और ख़ुद अदालत उज़्मा ने इस बात का नोटिस लिया था कि जनाब ये FIA के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और FIA से मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपने मुकदमात से मुतल्लिक मवाद थे ये उन्होंने उठवा लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लिया, रिकॉर्ड को सील करवाया, रिकॉर्ड को वापस कराया, मुकम्मल कराया, और फिर ये अंडरटेकिंग वहाँ पे दी गई कि जनाब ये जो हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं इसमें हुकूमत किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी, और ना ही इनके तफ्तीशी अफसरान को तब्दील किया जाएगा और ना ही इनके प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील किया जाएगा। यदि इस नुक्ते को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़ खुद नोटिस है उसकी बुनियाद के ऊपर यानी जो मौजूदा हुकूमत है और वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन पर धूल उड़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ये जो रेफरेंस है, एक अमल का जवाब दूसरे अमल से आएगा, ये अब स्ट्रेटजी अपना ली गई है, लेकिन असूली बात यह है कि हुकूमत को अब देखना पड़ेगा कि किस हद तक रिलैक्सेशन दी जा सकती है, क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन दी जा रही है मेरा ख्याल है इसका इमरान खान साहब की तरफ से शायद कोई फ़ायदा उठाया जा रहा है, और उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो दबाव बढ़ाने में खासी हद तक कामयाब हो रहे हैं और हुकूमत को भी पर दबाव डाल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि कल उन्होंने एक खिताब किया, कल एक ऑडियो आई है, और आज का सारा दिन सिर्फ़ और सिर्फ इसको काउंटर करने के अंदर इस्तेमाल किया गया या इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लिहाजा ये रेफरेंस खेलने की बजाय बेहतर ये है कि कुछ संजीदा काम करें, देखें कि अगर आपने कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करें, अगर कार्रवाई नहीं करनी तो फिर अपना काम करें जिस काम के लिए आए हैं। लोगों को अगर आपने रिलीफ देना है तो उसकी तरफ तवज्जो करें, ताकि बंदे को पता चले ना कि यार हुकूमत की ये सिमत है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ
तरफ, ये दाएं बाएं चलते रहना, ये जिग जैग गाड़ी चलाना, ये कुछ ज़्यादा मुनासिब अमल नहीं है और इससे यकीनी तौर पर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।